तो बेटा आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 सर्कुलर मोशन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो सर्कुलर मोशन में सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा सा बेटा मैं फास्ट समझाऊंगा तो कोशिश करेगा समझने की इसको। ठीक, चैप्टर नंबर 4 इसका नाम है मोशन इन टू डायमेंशन। लेकिन ये चैप्टर दो पोर्शन में डिवाइड है। इसका एक पोर्शन है हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन, दूसरा पोर्शन है सर्कुलर मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मैंने आप लोग को पढ़ा दिया था, सर्कुलर में पूरा नहीं पढ़ा पाया था आप लोगों को, तो हम इस बारे में बात करेंगे सर्कुलर मोशन के बारे में। ओके, तो फिलहाल हम जो आज डिस्कस करेंगे वो सर्कुलर मोशन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। बेटा सर्कुलर मोशन सर्कुलर मोशन हम किसे कहते हैं? अगर कोई बॉडी किसी सर्कुलर टाइप में मूव करे। सर्कुलर मोशन में दो टाइप की होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल और एक होती है वर्टिकल। एक होती है हॉरिजॉन्टल, इसके न्यूमेरिकल अगर आपने देखोगे तो मैंने वहाँ पे ये बात बताई थी। एक हमारे पास पोर्शन होता है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन और एक होता है वर्टिकल। एक होता है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन और एक होता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में बॉडी इस तरह से मूव करती है, यानी अलोंग एक्स एक्सिस इस तरह से मूव करती है। जब मूव करेगी तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर मूव करेगी, एक्स और माइनस एक्स, ये वाई एक्सिस। बॉडी यूँ मूव कर रही है अलोंग एक्सिस। यहाँ पे वेट इसका डाउनवर्ड रहता है और कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि बॉडी अलोंग वाई एक्सिस मूव करती है। ये काफ़ी टिपिकल मोशन है, यानी वाई एक्सिस और माइनस वाई एक्सिस। यहाँ पे बॉडी का वेट इधर डाउनवर्ड होता है और इधर भी डाउनवर्ड होता है। इसके जो पैरामीटर्स होते हैं वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं, और जो फोर्स यहाँ पर एक्ट करती है सेंटर की तरफ, उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हमारे कोर्स में जो है वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है। भले मैं डायग्राम यूँ बना दूँगा, लेकिन आपने एज्यूम करना हो कि बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस घूम रही है। किसी बॉडी को ना अलोंग एक्स एक्सिस घुमाएंगे, वाई एक्सिस नहीं घूमेंगे। जैसे फैन मूव कर रहा है, फैन अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है। ठीक है, जो हमारा वॉल फैन होता है तो वो भी अलोंग हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा है। क्लियर है बेटा यहाँ तक बात? जी सर। और सर वर्टिकल मोशन की एग्जांपल दीजिए। वर्टिकल मोशन बेटा जैसे आपने झूला देखा होगा, झूला घूम रहा होता है, जिसमें झूले लगे हुए होते हैं बड़े बड़े, तो यहाँ पे जो है घर पे गया था एक। जी ठीक है समझ में आ गया? जी सर। वो जो होती है मोशन तो वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन होती है, जो फिलहाल हमारे कोर्स में नहीं है। हमारा कोर्स में हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। हम किसी स्टोन को घुमा रहे हैं, फैन स्पिन कर रहा है, हमारी अर्थ स्पिन कर रही है, तो सब जो है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में आता है। इसको सॉल्व करना आसान होता है, ये वाला ज़्यादा टिपिकल। ओके जी सर। तो सर्कुलर मोशन में बेटा हम बात ही कहेंगे कि इफ अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक। सर्कुलर मोशन में भी जो वर्ड आता है सबसे पहले हमारे पास आता है यूनिफॉर्म।
यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब उसकी उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी। तो बेटा अगर एक बॉडी सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है, जैसे ये सर्कल, ये सर्कल में ये सर्कल में बना हॉरिजॉन्टल वर्टिकल राउंड, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल नहीं है। तो समझ में इसको क्या है कि हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है। एक बॉडी है जिसका मास m है और और उसका सेंटर से रेडियस r है, अलोंग ये काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रही है। ठीक है, ये वो बॉडी। So if a So if a body is moving along a circular track, circular track with constant speed v is called यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे बेटा बॉडी जो है वो सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है, तो हम ये कहेंगे कि ये बॉडी क्या कर रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रही है, परफॉर्म कर रही है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम कोई मसला? नो सर। ठीक है जी। तो अब हम यहाँ पर कुछ नए बातों को आपको बताऊंगा, तो ज़रा गौर से समझिएगा कि जब भी बेटा बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो उसको ज़रा आपने ध्यान में रखना है। ये तो था यूनिफॉर्म कि जिसमें उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, और अगर उसकी स्पीड चेंज हो जाए तो वो नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगी। तो जब भी कोई बॉडी सर्कुलर ट्रैक में मोशन करती है, जिस मिसाल के तौर पर ये कर रही है, इसका मतलब क्या इसको समझने की कोशिश करिएगा कि मैंने इस पॉइंट पर उसकी स्पीड चेक की। देखें स्पीड को मैं लिखूंगा v से और वेलोसिटी को लिखूंगा मैं वेक्टर v से। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो मैं स्पीड को ब्लू से लिख रहा हूँ और फिर वेलोसिटी को मैं ब्लैक से ड्रॉ करूँ। तो मैंने यहाँ पे इसकी स्पीड चेक की। इस पॉइंट को मैंने पॉइंट ए कह दिया या पॉइंट 1 कह दिया। मुझे इसकी v1 आई 10 मीटर पर सेकंड। तो ये बॉडी यहाँ पर आ गई। मैंने यहाँ पर इसकी स्पीड चेक की पॉइंट बी पर। तो अगेन इसकी स्पीड कितनी मिली? v2 कह दिया इसको मैंने 10 मीटर पर सेकंड। तो ये बॉडी इधर आ गई घूम के। मैंने यहाँ पे इसकी स्पीड सेट की तो इसकी v3 कितनी आई? 10 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली यहाँ पे भी v4 कितनी आई? v4 कितनी आ गई? 10 मीटर पर सेकंड। तो हम ये कह सकते हैं कि v जो है वो सेम है, यानी कि v1 v2 सब आपस में क्या है? बराबर। इसमें कोई मसला बेटा? नो सर। अब हम बात करेंगे वेलोसिटी की। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी और किसी कर्वेचर पर वेलोसिटी या वेक्टर को ड्रॉ करने का तरीका क्या होता है कि आप वहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट किसे कहते हैं? एक कर्व है, इस पर एक पॉइंट पर लाइन जो कट करेंगे उसको टेंजेंट। तो अब मुझे पॉइंट ए पर एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि पॉइंट ए की वेलोसिटी क्या है, तो पॉइंट ए की वेलोसिटी बेटा यूँ आ जाएगी। ये आ गया वेक्टर v1। ये कहाँ पर है? अपवर्ड। अब इस पॉइंट पर आ जाए। पॉइंट बी जो है यहाँ पर अगर आप वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो वेक्टर इस तरीके से आएगा। तो वेक्टर v2 कहाँ पर है? लेफ्ट है। इस पॉइंट पे आ जाएं। इस पॉइंट पे अगर आप वेक्टर ड्रॉ करेंगे, वेलोसिटी का स्पीड का नहीं वेलोसिटी की बात हो रही है, तो ये v3 कहाँ जाएगी? वेक्टर डाउन आ गई। और v4 कहाँ पर आ जाएगी? राइट पर आ जाएगी। तो कहने का मकसद बेटा यहाँ पर ये है कि स्पीड तो सेम है बॉडी जब सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है, लेकिन उसकी वेलोसिटी जो है वो v1 या v2 आपस में बराबर नहीं।
तो जब भी तो जब भी कोई बॉडी सर्कुलर ट्रैक पे मूव करती है, भले वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही हो 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रही होती है? वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही होती है डायरेक्शन की बुनियाद पर, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और हर वेक्टर क्वांटिटी में दो चीज़ें होती हैं। देखिए जब आपने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था, तो यहाँ पर वेलोसिटी एक वेक्टर है और वेक्टर में दो चीज़ होती है बेटा, एक होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और एक होती है डायरेक्शन। चैप्टर नंबर 2 का लिंक आ गया। अगर इन दोनों में से कोई एक भी चीज़ चेंज हो जाए, तो यहाँ पे कौन सी चीज़ सेम है? यहाँ मैग्नीट्यूड तो सेम है, 10-10 चल रहा था, ये सेम है, डायरेक्शन चेंज लेकिन डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। अगर कोई एक चीज़ भी चेंज हो जाए, दोनों चीज़ें चेंज हो जाए, तो हम कहते हैं अल्टीमेटली आने वाली क्वांटिटी क्या हो चुकी है? चेंज। तो उसकी वेलोसिटी में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी। मतलब सर स्पीड चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। हाँ, वेलोसिटी किस बुनियाद पे चेंज होती है? डायरेक्शन की बुनियाद। डायरेक्शन के लिए। और जब भी वेलोसिटी में चेंज आता है टाइम के लिहाज से, तो क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सेलरेशन। इस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल। जब इसका जिक्र आएगा तो वहाँ मैं इसको दोबारा बताऊंगा, अभी फिलहाल में आगे बढ़ूंगा। अच्छा, इसको मैं फर्क कर लीजिए कि चैप्टर 3 जब आप पढ़ रही थी, चैप्टर 3 में क्या था? मोशन इन वन डायमेंशन, जहाँ पे बॉडी मूव कर रही होती थी कि पहले बॉडी इधर है, इसकी वी आई कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड है। कुछ देर बाद देखा इसकी वी एफ कितनी हो गई? 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो यहाँ पे क्या चेंज होता था? यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होती थी और मैग्नीट्यूड चेंज होता था। तो चैप्टर 3 में हमारे पास मैग्नीट्यूड चेंज होने पर ज़्यादा काम होता है, डायरेक्शन सेम। लेकिन यहाँ पर आपके पास चैप्टर नंबर 4 में मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज होगी, क्योंकि अभी तक स्पीड जो है वो सेम है और इसमें क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। ये बात थी बेटा किसकी? यूनिफॉर्म स्पीड की। अगर बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है तो। लेकिन अगर बॉडी नॉन यूनिफॉर्म से मूव करे, यानी कि यहाँ पे स्पीड 10 मीटर पर थी, यहाँ पे 12 हो गई, यहाँ 14 हो गई, यहाँ 16 हो गई, तो वो फिर बन जाएगा नॉन यूनिफॉर्म। तो वहाँ पे वेलोसिटी तो चेंज होगी, स्पीड भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ये बात याद रहेगी। जी सर। रब कर दूँ ये स्क्रीनशॉट लेना तो नहीं लीजिए, ठीक है। फर्दर अप सर। ये बात याद रहेगी। वैसे मैं इसकी वीडियो भी शेयर कर दूँगा, उसमें देख लीजिएगा। ठीक है सर। अच्छा जी। तो ये तो बेटा मैंने आपको इसकी बेसिक बताई है कि आपके जहन में क्या आ जाए कि हमारे पास यहाँ हो क्या रहा है। वेलोसिटी हम कह रहे हैं कि चेंज हो गई, तो किस वजह से हुई? डायरेक्शन की वजह से। क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी होती है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। वेक्टर है ना, कोई भी दुनिया का वेक्टर दो चीज़ों के बराबर होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो इस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पीड। और इसकी डायरेक्शन आ गई। स्पीड में अगर आप डायरेक्शन ऐड कर देंगे तो वेलोसिटी बन जाएगी। वेलोसिटी में से डायरेक्शन निकालेंगे तो क्या बचेगा? स्पीड बच जाएगी। इन बातों को ध्यान में। अच्छा बेटा, अब हम आ रहे हैं इसके जो फर्स्ट टॉपिक है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? सिंपली जैसे एक बॉडी मूव कर रही है सर्कुलर ट्रैक पे, एक बॉडी बेटा यहाँ से मूव होकर इस पॉइंट पर आ गई, तो ये इसका एंगल थीटा है। थीटा ही क्या कहलाता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे जिसने डिस्टेंस कवर किया है, ये डिस्टेंस कहलाएगा हमारे पास एस। इसको आर्क लेंथ कहते हैं। एस को हम क्या कहते हैं? आर्क लेंथ। और थीटा क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर
डिस्प्लेसमेंट। और ये रेडियस और ये रेडियस है, रेडियस क्या रहता है यहाँ पे कांस्टेंट है। तो बेटा अगर एक बॉडी सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है तो देखें जैसे जैसे मैं इसका एंगल जैसे यहाँ पे मैं जैसे इसका एंगल बढ़ा रहा हूँ तो उसकी आर्क लेंथ भी क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। डिस्टेंस और बड़ा आर्क लेंथ क्या हो गई, और बढ़ गई। मिसाल के तौर पे अगर बॉडी यूं थी तो आर्क लेंथ हमारे पास मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, तो थीटा भी 20 डिग्री हो गया। आर्क लेंथ मैंने कितनी कर दी, 5 सेंटीमीटर कर दी, तो एंगल कितना हो गया मिसाल के तौर पर 45 डिग्री हो गया। तो जैसे जैसे आप आर्क लेंथ बढ़ाएंगे, आर्क लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। और एक चीज़ यहाँ पर कांस्टेंट रहती है, वो है रेडियस। S इक्वल टू आर थीटा, ये हमें एक फॉर्मूला मिल गया। ये करता क्या है, ये लीनियर और एंगुलर डिस्टेंस को रिलेट करा। देखिए हमने पढ़ा ना फॉर्मूला S इज इक्वल टू VT। S क्या है, डिस्टेंस को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, एंगल से रिप्लेस कर दिया। यानी कि हमने अपने लीनियर पैरामीटर्स को एंगुलर पैरामीटर से क्या कर रहे हैं, हम रिप्लेस। लीनियर में और एंगुलर में रिलेशन के डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रहेगा बेटा। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, एंगल कवर्ड बाय बॉडी बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स व्हाइल मूविंग अलोंग सर्कुलर ट्रैक इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जो बॉडी एंगल कवर करेगी 2 पॉइंट्स के दरमियान, उसी को हम क्या कहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। एंगल इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है। एंगल कवर्ड by a body between any 2 points is called theta, angular displacement। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो सर। और इसका यूनिट होता है रेडियन। ये रख कर दूँ। इसका यूनिट क्या होता है ऐसा यूनिट, रेडियन। RAD से रिप्रेजेंट करते हैं। अदर यूनिट क्या है इसके अलावा, कौन से हैं अदर यूनिट? इसके हैं डिग्री, एंगल हम डिग्री में मेजर करते हैं। और इसमें करते हैं रोटेशन। कितने रोटेशन हो, कभी 1 2 3 4 5 6 7 8 रोटेशन हो गए। रोटेशन भी इसका यूनिट है। साइकिल्स भी इसका यूनिट है। रेवोल्यूशंस भी इसका यूनिट है। मगर ऐसा यूनिट क्या है, इसमें कोई प्रॉब्लम बेटा? कुछ भी नहीं है कि 2 पॉइंट्स के दरमियान एक बॉडी सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है, तो उसने जो एंगल कवर किया है उस एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है बात? जी सर। चलो ऐसा ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, बॉडी सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है, रेडियस स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी उसकी क्या है, यहाँ पे अपवर्ड है, यहाँ पे लेफ्ट है। तो वेलोसिटी उसकी सेम नहीं है, लेकिन स्पीड सेम है। ये बात मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है बेटा? ठीक है सर।
अब लीनियर मोशन पे हम आ रहे हैं, कैसे चल रही है। बेटा हमने अभी तक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया। अच्छा, इसकी डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है? बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। जिस डायरेक्शन में बॉडी रोटेट करती है तो थंब रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ थीटा। जैसे बॉडी अगर यूँ रोटेट कर रही है तो हमने अपनी डायरेक्शन में एंगल को कट कर लिया और थंब शो करेगा डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लाइक दिस। जैसे बॉडी रोटेट कर रही है बेटा। तो इस डायरेक्शन में हमारे पास जो है वो बॉडी रोटेट कर रही है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा जो वेक्टर इसके ऊपर नॉर्मल आएगा, प्लेन के ऊपर 90 डिग्री एंगल बना रहा है डायरेक्शन ऑफ थीटा। सही। इसके जितने भी पैरामीटर्स आएंगे वो सब इसी तरीके से आएंगे। क्लियर है यहाँ तक बात? जी सर। अच्छा जी। अब बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ लिया। अब आपने ये पढ़ा होगा कि डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या आती है बेटा? वेलोसिटी आती है। क्या आती है? वेलोसिटी। तो अगर थीटा डिवाइड बाय टाइम कर दें तो क्या आ जाएगी? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी या स्पीड। कैसे बनेगी डेफिनेशन? Change in angular displacement पर यूनिट यानी कि डेल्टा थीटा पर यूनिट टाइम between any two points along a circular track। अब इतनी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। दो पॉइंट्स के दरमियान जब बॉडी का मूव कर रही हो सर्कुलर ट्रैक पे, तो मान लीजिए ये एंगल जो आया डेल्टा थीटा है। इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं और अरेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छा समझ में आ जाए। तो देखें बेटा, अब एक बॉडी, ये रेफरेंस एक्सिस था। इनिशियली बॉडी इस पॉइंट पर थी, इसका एंगल हो गया थीटा में पॉइंट P1 मान लीजिए। यहाँ से उठ के ये बॉडी कहाँ चलेगी? इधर चलेगी। तो ये वाला एंगल क्या हो गया? यहाँ से यहाँ तक पूरा थीटा 2 हो गया। लेकिन चेंज कितना आया है? चेंज ये आया है, ये जो आया है ये चेंज है। ये कहलाएगा डेल्टा थीटा और यही कहलाएगी इसकी आर्क लेंथ डेल्टा एस। तो चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड डेल्टा थीटा। नोट किससे करते हैं इसको? ओमेगा से। तो मैथमेटिकली ओमेगा बेटा किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी, यानी कि थीटा 2 माइनस थीटा 1 डिवाइड बाय डेल्टा टी। ये आ गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब इसकी डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं कि जिस डायरेक्शन में बॉडी रोटेट कर रही है वहाँ पर फिंगर्स को कर्ल कर लें, हम शो करेगा इसकी डायरेक्शन, यानी कि बॉडी यहाँ रोटेट कर रही है अगर ओमेगा ऐसे है। ओमेगा रेडियस पे क्या होती है? हमेशा 90 डिग्री बनाती है। ठीक है, तो बॉडी अगर यूँ मूव कर रही है तो बेटा ओमेगा यूँ है। देख ली? तो मैंने ये डायग्राम यूँ दिखाई थी आपको, अब ये डायग्राम यूँ दिखाती। समझ रही बेटा? ठीक है सर। तो समझ में आ गया। इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट बताइए। रेडियन और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। अदर यूनिट क्या होंगे? डिग्री पर सेकंड, रोटेशन पर सेकंड,
रेवोल्यूशन पर पर सेकंड कुछ भी हो सकता है। पर सेकंड। ठीक है ठीक है जी, यहाँ यहाँ तक क्लियर है। जी सर। चलिए, गुड। अच्छा बेटा अभी तक हम बात कर रहे थे कि बॉडी कैसे मूव कर रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये सारी कहानी चल रही थी किसमें? इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन लेकिन अब हमें अगर एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ना है तो वहाँ पे बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से नहीं बल्कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से ट्रैवल करेगी। क्योंकि बेटा बेटा एक्सेलरेशन कब क्रिएट होता है? जैसे ये डिस्क रोटेट कर रही है, इसको झटका लेना होगा। या तो या तो स्पीड अप हो या ये स्पीड स्पीड स्लो हो जाए। उस उस सूरत में हम कहेंगे कि हाँ भाई इसमें एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है, वरना अगर यूनिफॉर्म चलती रहेगी तो उसमें एक्सेलरेशन क्या आएगा बेटा? जीरो। जीरो। ठीक है ठीक है, तो तो हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, एंगुलर वेलोसिटी पढ़ लिया, अब हमारे एंगुलर एक्सेलरेशन पर अब कर अब कर दूँ ये। जी सर, ये सिलेंडर। अच्छा मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं वेलोसिटी के वेक्टर भी बना सकता हूँ, लेकिन डायग्राम बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। मैं चाहूँ तो ये बना सकता हूँ कि यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी? v1 थी, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v2 हो गई। मिसाल के तौर ठीक है, ये बात मैं आपको पहले बता चुका। तो वेलोसिटी रेडियस के साथ कैसे आती है? 90 डिग्री के साथ। अब यहाँ पे बनाया था तो यहाँ आ जाएगी। तो तीन एक्सिस होते हैं बेटा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, 3 डायमेंशन। अब 3 डायमेंशन को मैं 2 डायमेंशन पे बनाऊंगा तो जाहिर सी बात है शक्ल चेंज हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास व्हाइट बोर्ड में एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस यहाँ बाहर में बनाऊंगा तो नजर ही नहीं आएगा। जेड एक्सिस तो बाहर आ रहा है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये आ गया जेड एक्सिस। तो तीनों 90 डिग्री पर होते हैं। ठीक है, सही है बेटा। जी सर। तो अब आपको एंगुलर वेलोसिटी में क्या करना हो कि बॉडी जो है उसकी स्पीड में चेंज आएगा। तो स्पीड में चेंज आएगा तो क्या क्रिएट होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन। जब स्पीड में चेंज आएगा तो उसकी रफ्तार यहाँ पर अगर v1 मान लीजिए कितनी है v1? मान लीजिए v1 जो हमारे पास है 10 मीटर पर सेकंड थे, 10 से कितनी हो गई? 12 मीटर पर सेकंड हो गई। तो इस पॉइंट पर उसकी ओमेगा 1 कितनी हो जाएगी? मिसाल के तौर पर ओमेगा 1 अगर 2 रेडियन पर सेकंड है तो यहाँ पे ओमेगा कितनी हो जाएगी? ओमेगा 2 3 रेडियन पर सेकंड है। यानी कि उसकी रफ्तार, जैसे फैन को आप ऑन कर दें तो फैन शुरू में तो रुका होगा, फिर वो तेज चलना शुरू हो जाएगा तो उसकी एंगुलर स्पीड भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। जब वो चलना शुरू हो जाएगा एक मतलब तो फिर वो कांस्टेंट हो जाएगा। जब वो रुका हुआ था उसकी ओमेगा 1 0 थी, v1 भी 0 थी, फिर v2 कितनी हो गई? जिससे उसने चलना शुरू किया 2 मीटर पर 3 मीटर पर सेकंड से। क्लियर हुई बात? तो नेक्स्ट थिंग हमारे पास आती है एंगुलर एक्सेलरेशन। बट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यहाँ कौन सी वेलोसिटी चेंज इन एंगुलर स्पीड, यानी कब बॉडी कैसे मूव कर रही होगी? पर यूनिट टाइम। अच्छा समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? जी सर।
in non-uniform circular motion। तो बेटा क्या हो जाएगा? बेटा क्या हो जाएगा? ये इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। तो अल्फा बराबर हो जाएगा डेल्टा ओमेगा, यानी कि ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 और रेडियन पर सेकंड स्क्वायर और इत्तेफाक से अल्फा की डायरेक्शन बेटा हम राइट हैंड रूल के जरिए मालूम करते हैं। और ये भी कैसे आती है? इस तरीके से। लेकिन इसमें एक चीज़ होती है जो कि एग्जाम में आती है कि अल्फा और डेल्टा ओमेगा आपस में पैरेलल होंगे कब? अगर किसी रोटेशन की रफ्तार बढ़ रही है। जैसे आपने पढ़ा होगा बेटा, अगर डेल्टा भी हमारे पास पॉजिटिव आए तो एक्सेलेरेशन भी क्या आता है? पॉजिटिव आता है। यानी कि अगर बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, इसकी रफ्तार यहाँ 2 थी, 2 से कितनी हो गई? 3 मीटर पर सेकंड हो गई, तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव आता है। पढ़ा होगा आपने। जी सर। लेकिन अगर एक बॉडी जो है वो 3 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रही थी और फिर उसकी रफ्तार कितनी हो गई? 2 हो गई। यानी रफ्तार बढ़ी है कम हो गई? कम हुई है रिटार्डेशन। तो एक्सेलेरेशन नेगेटिव आता है। ऐसा ही यहाँ पर कि अगर ओमेगा एक बॉडी की एंगुलर स्पीड बढ़ रही है 10 से 12 हो रही है, क्या हो रही है? बढ़ रही है। लेकिन डेल्टा ओमेगा और अल्फा दोनों पैरेलल हैं। फॉर स्पीड अप डेल्टा ओमेगा एंड अल्फा आर पैरेलल। फॉर स्पीड अप में दोनों पैरेलल होते हैं और स्पीड डाउन में क्या होते हैं? दोनों अपोजिट होते हैं। स्पीड अप। इस पर एमसीक्यू आता है। और स्पीड डाउन अगर हो रही होगी, यानी एक बॉडी एक फैन चल रहा था, आपने फैन ऑफ कर दिया, तो फैन की रफ्तार क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। तो होगा क्या? डेल्टा ओमेगा तो यही रहेगा उसका ऊपर, लेकिन अल्फा क्या हो जाएगा? नीचे चला जाएगा नेगेटिव। ये बात याद रहेगी। स्पीड अप पैरेलल, स्पीड डाउन एंटी पैरेलल। जी सर। ठीक है जी। तो बेटा ये हमने इस चैप्टर का जो बेसिक आइडियाज थे वो पूरे थे। मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, रेडियन की डेफिनेशन के रेडियन क्या होता है? तो रेडियन हमने आपको बताया था, उसको अगर आपने कॉपी कर लिया। जी सर। तो बेटा ये हमने देखिए सारी चीज़ें पढ़ी। हम इस तरह से इनके और फॉर्मूले बना सकते हैं जो कि हमें आगे काम आएंगे। थोड़ा सा वेट करें, लोडिंग हो रही है इसमें। तो बेटा मैंने आपको देखिए पढ़ा दिया फॉर्म सर्कुलर मोशन। तो लीनियर मोशन में यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट एस से रिप्रेजेंट की जाती है, वेलोसिटी v से, एक्सेलरेशन a से। सर्कुलर मोशन में क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा से, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से। तो हमने लीनियर और एंगुलर का आपस में रिलेशन बना लिया है। ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? ये 1 रेडियन बताना बाकी है, बताया था मैं आपको। एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी मैंने आपको पढ़ा दिया। इनकी सिर्फ डेफिनेशन याद करनी है आपने, बस यूनिट फार्मूला दैट्स इट। डायग्राम वायग्राम कुछ करने की जरूरत नहीं। डायरेक्शन निकालने का तरीका बेटा मैंने आपको बता दिया कि जिस डायरेक्शन में बॉडी रोटेट करती है वहाँ पे फिंगर्स को कर्ल कर लें। ओके। इनकी सिर्फ एग्जाम में डेफिनेशन आती है बेटा, इससे ज़्यादा नहीं आता। राइट हैंड रूल पे बताते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन मैंने आपको बता दिया। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इतना भी लिखने काफ़ी है, नंबर मिल जाएंगे। फार्मूला लिख दिया, यूनिट लिख दिया, बस
फिर मैंने आपको बात बताई कोई बात बताई अगर स्पीड अप होगी बेटा तो अल्फा और ओमेगा एक तरफ होंगे, पैरेलल में। और अगर किसी और अगर किसी बॉडी की स्पीड डाउन हो रही होगी तो उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। सही है? सही है, ठीक है आयशा? ठीक है आयशा। जी सर जी। फिर बेटा अब हम इनके दरमियान एक रिलेशन करेंगे, रिलेशन करके फिर मैं आज की क्लास ऑफ कर दूंगा, ताकि फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जो है इस सेंट्रीपिटल एक्सप्रेशन की डेरिवेशन कराऊंगा। ठीक है सर। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा ही बचा है चैप्टर समझने में आपको 60% तो पढ़ा दिया। डेरिवेशन है वो हमें देखनी है, उससे पहले मैं आपको बस वो बताया था आपकी आज की क्लास काफ़ी इफेक्टिव है और काफ़ी देर कवर है। ये लिमिट वाली बात याद है आपको या नहीं है? भूल गए? जो लिमिट लगाते थे डेल्टा टी कैंसिल हुआ। जी जी सर, लिमिट याद है। हाँ बस इससे हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। इसकी हम बात करें डिस्प्लेसमेंट लीनियर मोशन में किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एस से। वेलोसिटी v से, एक्सेलरेशन ए से, टाइम टी से। तो उसकी इक्वेशंस हमने पढ़ी थी। यूनिफॉर्म इक्वेशन ऑफ मोशन होती है एक्सेलरेबिलिटी। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इक्वल टू v प्लस a। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है और ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये सब चीज़ें आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुकी हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? नो सर, ये तो सब पढ़ा हुआ है। हाँ, आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखें, डिस्प्लेसमेंट के सामने वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी आ गई है, लीनियर एक्सेलरेशन की जगह एक्सेलरेशन आ गया, अल्फा टाइम की जगह टी आ गया। अब इनकी इक्वेशंस आपने इनके फॉर्मेट में लिखनी है। यानी जहाँ पे एस आ रहा है वहाँ पे थीटा आ जाएगा, जहाँ ये आ रहा है वहाँ पे ओमेगा आ जाएगा, जहाँ ए आ रहा है वहाँ पर अल्फा आ जाएगा। तो क्या बनेगी बेटा इसकी इक्वेशन पहले बताइए जल्दी से। S is equals to ओमेगा और ओमेगा टी। नहीं, एस की जगह कौन आएगा? थीटा है। सॉरी, थीटा। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। सेकंड इक्वेशन लिखवाइए, क्या बनेगी? v का मतलब ओमेगा। सेकंड इक्वेशन लिखवाइए। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखवाइए। सेकंड इक्वेशन vf इज इक्वल टू vf लिखूंगा मैं एंगुलर फॉर्म। ओमेगा एफ। हाँ शाबाश, ओमेगा आई प्लस जी प्लस अल्फा टी। याद रहेगी बात, भूलेंगे तो नहीं? नो सर। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन। सेकंड इक्वेशन बताइए कैसे? थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा आई टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। शाबाश, याद रहेगी? जी सर। थर्ड इक्वेशन लिखवाइए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। 2 अल्फा थीटा ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर। तो ये हमारा लीनियर और सर्कुलर मोशन का कंपैरिजन हमने पढ़ लिया। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन से हमने सर्कुलर मोशन को ट्रांसफॉर्म कर लिया है। ओके बेटा। जी सर, ठीक है सर। गुड। समझ आया? कुछ नहीं आया? देखिए मैं प्रेजेंटेशन में दिखा रहा हूँ आपको। हमने आज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया था। इसमें क्या था? बॉडी को डिस्प्लेसमेंट करती है। उसी को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यूनिट रेडियन है, अदर यूनिट है। अब रिलेशन बिटवीन एस एंड थीटा मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे जैसे आप थीटा बढ़ाएंगे वैसे ही एस बढ़ेगा। एस इक्वल्स टू आर बढ़ता जाएगा। एस इक्वल टू आर थीटा कांस्टेंट यहाँ पे आ रहा है। जी सर। तो यहीं से बेटा रेडियन की डेफिनेशन बनाते हैं कि 1 रेडियन क्या होगा। अब इसको मैं आपको यहाँ से स्क्रीन पे बताना होगा। और से देखिए
1 रेडियन हमारे पास क्या होता है कि वो डिस्टेंस रेडियन। तो बेटा बॉडी सर्कुलर टाइप की मूव कर रही है, क्या पता बॉडी बॉडी यहाँ से होगा कि यहाँ पर। तो मान लीजिए तो मान लीजिए इसकी आर्क लेंथ है और इसकी आर्क लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर और इसका और इसका रेडियस भी कितना है बेटा 4 सेंटीमीटर। तो तो वो एंगल जिस पर आर्क लेंथ और रेडियस आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, उसी एंगल को हम क्या कहते हैं 1 रेडियन। कि मैं इसका कितना एंगल ओपन करूं कि इसकी जो आर्क लेंथ है वो किसके बराबर आ जाए, रेडियस के बराबर आ जाए। तो क्या बनेंगे एन एंगल सबटेंडेड at the center of circle whose arc length is equal to radius। तो हमने पढ़ा था कि s इक्वल टू क्या होता है, r थीटा होता है बेटा, हमें थीटा निकालना है, तो ऐसा पॉन r हो गया। ठीक है जी। तो हम कह रहे हैं कि if s किसके बराबर हो जाए, r के बराबर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 14। तो जहाँ भी s नजर आ रहा है बेटा, मैं क्या रख दूंगा वहाँ पे r रख दूंगा। तो थीटा बराबर किसके हो गया s अपॉन r। s की जगह कौन आ गया r से r खत्म आ गया, तो थीटा कितना आ गया बेटा मेरे पास 1 रेडियन। That angle is called 1 radian and is subtended at the center of circle whose arc length is equal to its radius is called 1 radian। समझ में आई बात कि वो आर्क लेंथ वो एंगल। ऐसी बात है बेटा, मैं अगर 4 सेंटीमीटर है तो मुझे थीटा को इतना खोलना पड़ेगा ना कि आर्क लेंथ कितनी आ जाए 4 सेंटीमीटर। आर्क लेंथ तो नीचे टेप से नाप सकते हैं। ठीक है। तो उस पर जो ये एंगल आएगा जितना भी आए वो डिग्री में कितना रहे मुझे नहीं पता, लेकिन वो क्या कहलाएगा 1 रेडियन। और ये आपको पता है एक पूरी रोटेशन लेने तो हमारे पास कितना रेडियन आता है 2 पाई। 1 रोटेशन किसके बराबर होती है 2 पाई रेडियन के, और जो के बराबर होता है 360 डिग्री। एक पूरा रोटेशन बेटा अगर मैं ले लूँ यहाँ से घूम के दोबारा यहाँ पर आ जाऊँ तो कितना एंगल कवर होगा 360 डिग्री कवर होगा। क्लियर है बात? जी सर। तो डेफिनेशन याद रहेगी बेटा। एंगल सबटेंडेड सेंटर ऑफ सर्कल आर्क लेंथ स्क्वायर्ड 1 रेडियन। हम क्या कहते हैं 1 रेडियन। अब 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है हमें ये देखना है। कैसे निकालना है 1 रेडियन। तो हमें पता है कि 2 पाई रेडियन किसके बराबर होता है 360 डिग्री। मुझे क्या चाहिए 1 रेडियन। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि या यूँ भी लिख सकता हूँ कि पाई रेडियन किसके बराबर होता है 180 डिग्री। इस 2 से 360 का डिग्री। बेटा अगर आप आधा रास्ता कवर करेंगे यहाँ से यहाँ तक तो कितना एंगल बनता है 180 डिग्री। तो क्या कहलाता है पाई रेडियन। पूरा चक्कर लगा लेंगे तो कितना कहलाता है यहाँ से लेके यहाँ तक 2 पाई रेडियन। ये बात हम चैप्टर नंबर 8 में पढ़ चुके हैं। तो मुझे 1 रेडियन चाहिए। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, पाई को नीचे भेज दूंगा मैं, तो 1 रेडियन बराबर इसकी हो जाएगा 180 डिवाइड बाय पाई का मतलब क्या होता है 180 डिवाइड बाय 3.142। उसका आंसर आ जाएगा कि 1 रेडियन बराबर होता है 57.3 डिग्री।
ये एमसीक्यूज में आता है। एक रेडियन कितने के बराबर होता है? 57.3 डिग्री। अच्छा, 2 रेडियन कितने के बराबर होगा? 114। हाँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, अब ये 2 रेडियन का सवाल एग्जाम में कैसे आता है आपको पता है? इसको पहले आप कॉपी कर लें, समझ लें, देख लें इसको। जी सर, एक मिनट। लेक्चर बेटा मैं थोड़ा देर से अपलोड करूँगा, ठीक है? 8 बजे तकरीबन 10-11 बजे। ठीक है सर। मुझे ज़रा पढ़ाने आना है सेंटर। ठीक है। हो गया सर। अच्छा, अच्छा, इसमें आता है कभी कभार के एमसीक्यूज में आता है। मैंने डिफिकल्ट एमसीक्यूज की वीडियो शेयर की थी, उसको दो। हाँ बेटा, 2 रेडियन का मतलब क्या होगा? 1 रेवोल्यूशन। आपने पूरी रेवोल्यूशन कंप्लीट कर दी। 2 रेडियन का मतलब क्या होता है? एक पूरा साइकिल आपने कंप्लीट कर दिया। तो 1 1 रेडियन किसके बराबर होता है? 7.3 बहुत आता है एग्जाम में। दूसरा एमसीक्यू में नज़र नहीं आ रहा। जो बनाई वीडियो वो आपने करी है यूट्यूब पर? यूट्यूब पे कितने ने शेयर कर दीजिए बच्चों से। तो बेटा अगर एंगल सबटेंड द सेंटर ऑफ सर्कल हुज आर्क लेंथ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस अगर आते हैं। ट्वाइस ऑफ रेडियस को हम डायमीटर भी कहते हैं। अगर रेडियस को 2 बार ऐड कर लें तो आपको पता है डायमीटर बराबर होता है 2r। तो क्या हो जाएगा कि आर्क लेंथ किसके बराबर है? ट्वाइस ऑफ रेडियस के बराबर। तो जब हम 2r रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा? 2 रेडियन। ये बात याद रहे कि अगर आर्क लेंथ किसके बराबर हो? ट्वाइस ऑफ रेडियस के या डायमीटर के बराबर हो। डायमीटर का मतलब क्या होता है? 2r। तो भी आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 2 रेडियन आ जाएगा। और 2 रेडियन कितना हो जाएगा हमारे पास? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो तो पता नहीं कितना आएगा। 114 समथिंग कुछ आएगा। 114 कुछ करके आएगा। उसको देख लेगा। ठीक है, अच्छा आगे बढ़े। जी सर। हाँ बेटा, मैं चाह रहा हूँ रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। थोड़ा गौर से सुनिएगा। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी को मैं वी लिख रहा हूँ और एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा लिख रहा हूँ। ठीक है, आपको उनके नाम देना है। हमें वी और ओमेगा के दरमियान रिलेशन बनाना है। तो हमने कंसीडर कर लिया कि एक बॉडी जो है वो सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है। कि आप चाहें तो एग्जाम में लाइन लिख लीजिएगा, ना भी लिखें तो बॉडी सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है। रेडियस आर है, एंगल थीटा है। उसकी वेलोसिटी कितनी है? यहाँ पर वी है और ओमेगा उसकी ओमेगा 1 है।
consider our body is moving with uniform circular motion. क्या फुल लिखेगा, मैं छोटा फॉर्म लिखूँगा with radius r comma linear speed v and angular speed omega. Then since हमें पता है S is equal to r theta होता है. क्या होता है? S is equal to क्या होता है बेटा? r theta होता है. For change in हम लिखेंगे in form of delta S and delta theta. अगर बेटा ये एंगल कितना है इसका? डेल्टा थीटा है. और ये आर्क लेंथ कितनी इसकी? डेल्टा एस है. तो क्या बन जाएगा ये? डेल्टा एस डेल्टा थीटा. इसमें कोई प्रॉब्लम? हेलो. जी सर, मैं बोल रही हूँ आज मेरा इंटरनेट में आपको आवाज़ नहीं जा रही है, लेट जा रही है आवाज़ थोड़ी. समझ आ गया तक बात? हमने कुछ नहीं किया. डिस्प्लेसमेंट और थीटा को चेंज की फॉर्म लिखनी है. क्या करेंगे? डिवाइड बाय टाइम ऑन बोथ साइड. क्या हो जाएगा ये? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी और डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी. इसके बाद बेटा हम लिमिट अप्लाई करते हैं. अप्लाइंग डेल्टा टी टेंस टू 0. तो आपको पता है क्या बन चुका है? ये बन चुकी है वेलोसिटी. ये क्या बन चुका है? ओमेगा. और ये क्या बन चुका है? r. तो हमारे पास v किसके बराबर आता है? r ओमेगा के. वेक्टर फॉर्म में हम इसको कैसे लिखते हैं कि v बराबर होता है ओमेगा क्रॉस r. ये याद रखिएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि ओमेगा क्रॉस r होता है. बल्कि आप इसी को इसका याद करिएगा. r ओमेगा मतलब बराबर है ओमेगा इंटू r. अब ये लिमिट जो मैंने अप्लाई की है, चाहे तो उस प्रोसेस को लिखने के यहाँ पे हमने क्या किया? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इजिकल टू r डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी. क्या अप्लाई किया हमने? लिमिट अप्लाई की है. डेल्टा टी टेंस टू 0. तो ये बन गया ओमेगा. ये बन गया r. ये इसकी डेरिवेशन बन गई. क्लियर है बात? जो डायग्राम बनती है वो इस तरह बनती है. ये बॉडी रोटेट कर रही है. ये रेडियस का वेक्टर है. ये वेक्टर है और ये ओमेगा का है. ओमेगा r और v. ओमेगा को r की तरफ मूव करेंगे तो v मिल जाएगा. फिलहाल इतना डिटेल में मत जाए, बस इतना काम से कॉपी करने जल्दी से. एग्जाम में बेटा आप सिर्फ यहाँ से यहाँ तक भी लिखेंगे तो इनफ है. इधर से ठीक है सर. तो ये हमने बात की थी तब, जब बॉडी कैसे मूव कर रही थी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो ये हमने रिलेशन बना लिया है. v इजिकल टू ओमेगा r. ये बात याद है. v बराबर किसके होता है? ओमेगा r. चैप्टर 8 भी यूज़ किया था. फॉर्मूला याद होगा आपको वेलोसिटी निकालने. हाँ भैया आगे बढ़ जाओ. जी सर. अब बेटा हम रिलेशन फाइंड करेंगे बिटवीन अल्फा एंड ओमेगा. अल्फा लीनियर एक्सेलरेशन, इसको हम AT कहते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन.
तो वहाँ पे मिलेंगे कि बॉडी कैसे मूव करेगी। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रेडियस आर है और उसकी जो है हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है वो लिखेंगे हम। लीनियर एक्सेलरेशन 80 एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है अल्फा। ठीक है तो मैं रब कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो ये वाला है, ये बराबर किसके आर ओमेगा। अब हमें फॉर्मूला मिल चुका है। डायग्राम बनाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे बेटा हम शुरुआत करेंगे कि सिंस हमें पता है ये बराबर किसके हैं आर ओमेगा के बराबर है। ठीक है बॉडी कैसे मूव करेगी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से करेंगे कि स्पीड चेंज हो रही होगी इन फॉर्म ऑफ चेंज इन डेल्टा वी एंड डेल्टा ओमेगा। क्या बन जाएगी क्वेश्चन डेल्टा वी आर डेल्टा ओमेगा। यहाँ तक कोई मसला भाई। जी आशा सर नहीं सर। ठीक है बस हमने कुछ नहीं का टाइम से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा बेटा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। लिमिट अप्लाई कर देंगे। ये क्या बन चुका है इस एक्सेलरेशन आ चुका है जिसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं आर। और ये क्या आ चुका है बेटा आ चुका है। इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होती है एटी बराबर होता है अल्फा क्रॉस आर। ये एमसीक्यूज में आता है। तो बेटा ये हमारे पास समझ लीजिए चैप्टर नंबर 4 का सेकंड पोर्शन मैंने आपको 80% करा दिया। बस एक डेरिवेशन रह गई है सेंटिपिटल एक्सेलरेशन की। फिर एक चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। सही है आशी मसला यहीं पे रखना बस यहीं तक थी। हाँ और क्या इसमें अच्छा ठीक है। आप कितना घबरा रही थी। नहीं सर मुझे लगा अभी और होगी मेरी साथ। नहीं बस सेंटिपिटल एक्सेलरेशन की डेरिवेशन है और सेंटिपिटल फोर्स का बस फॉर्मूला चैप्टर है देखें ना। हमने यहाँ तक पढ़ लिया। ये भी पढ़ लिया हमने पूरा। ये भी पढ़ लिया था कि इनका छोटा मेथड भी इससे भी कर सकते हैं आप नंबर मिल जाएंगे एग्जाम में। लेकिन दोनों डेरिवेशन आती हैं यानी कि आपको एक्सप्रेशन का भी निकालना होता है रिलेशन और इसका भी निकालना होता है। 4 मार्क्स के होते हैं। तो अगर दो मार्क्स का है ना बेटा ये पूरी डेरिवेशन 2 मार्क्स की आएगी। तो इसमें एक कहानी मत लिखिएगा ये डायरेक्ट मैथमेटिक्स कर दी का ना डायग्राम बनेगा टाइम बचाएगा। ठीक है ये हो गया। देख लीजिए क्या रह गया। टेंजेंशियल लॉस मैं आपको बता दूंगा। ये लॉस टेंजेंट फॉर्म में होते हैं टेंजेंशियल लॉस कहते हैं। यहाँ पे आ गया बस सेंटिपिटल एक्सप्रेशन है इसकी डेरिवेशन है दैट विल बी डाइन। बस खत्म चैप्टर। ठीक है आज के तक क्लास नहीं रखते हैं। ओके सर। चलो अल्लाह हाफिज़।